रिवॉचेबिलिटी एक ऐसी टर्म जिसके बारे में मुझे सोचना पड़ा जब मैंने बेबी की वाइन्स और अनुराग सिंह बस्सी के पुराने वीडियोस देखे। एंड यू नो व्हाट, आई लाफ। पर ये कोई बताने की बात नहीं हुई, क्योंकि एक एंटरटेनिंग वीडियो पर हंसना ये पूरी तरह से एक नेचुरल बात है ना। पर यही तो, मैं उन वीडियोस को अपने पास्ट में हज़ारों बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब भी वो वीडियोस मेरी टाइमलाइन पे आते हैं मैं हमेशा उन्हें क्लिक करता हूँ। एंड आई ऑलवेज लाफ एज भाई की इज्जत डुबा दी और इसी क्वेश्चन को मेरे माइंड ने एनालाइज किया, कौन सी जीनियस स्ट्रेटेजी है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है जिसकी वजह से इनके वीडियोस ऑलवेज रिवॉचेबल की लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पर रहते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप 2024 में एंटरटेनमेंट नीश से जुड़ा कोई चैनल ओपन करने वाले हैं या फिर उसे ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैंने एंटरटेनमेंट की नीश को ही प्रायोरिटी में रखकर आगे का पूरा वीडियो स्ट्रक्चर किया है। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो देन वी शुड कंटिन्यू टू आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हाई ऑलवेज रिलेटेबल कैरेक्टर, सिचुएशंस एंड जोक्स। तो खैर मोटर तो पता है ना सबको, आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे, मैं मुंबई वालों को नहीं पता होगा। मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कह रही टैप से। तो इस वीडियो में कैसे बस्सी ने वहाँ की ऑडियंस के हिसाब से एक रिलेटेबल जोक पुट किया जिसकी वजह से वहाँ की ऑडियंस का रिएक्शन एकदम नेचुरल निकला। और अगर आप भी इस जोक से रिलेट कर पाए तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिलेटेबल जोक्स के पीछे की साइकोलॉजी बता देता हूँ कि जब कोई लिसनर किसी जोक को रिलेटेबल समझता है तो उस लिसनर का दिमाग उस थॉट को उस पर्सन की डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस लिसनर के दिमाग में एक जेनेरिक सी हैप्पीनेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो उस जोक या स्टोरी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता है। चलो ये तो रिलेटेबल जोक्स के पीछे की साइकोलॉजी हो गई, लेकिन इन जोक से इन यूट्यूबर्स की वीडियोस की रिवॉचेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि किसी कॉमिक एलिमेंट या फिर ह्यूमर या फिर किसी जोक को बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बहुत सिंपल है कि जब आप या फिर कोई लिसनर कोई रिलेटेबल जोक या स्टोरी सुनता है तो उस लिसनर का दिमाग उस जोक या स्टोरी को एक एवरीडे थिंग्स की तरह देता है, या फिर कहूँ रोज़मर्रा की बातों की तरह, जिसकी वजह से वो जोक या स्टोरी एक नॉट सो इम्पोर्टेंट या फिर इजी टू फॉरगेटेबल के सेक्शन में आ जाती है, जो आप 2-3 दिन बाद भूल जाते हो। तो अब इन दोनों यूट्यूबर्स की बात करें तो ये अपनी स्ट्रेटेजी में रिलेटेबल जोक्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो क्योंकि ये जानते हैं कि ये अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में एक नॉर्मल यूट्यूबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने वीडियोज़ में रिलेटेबल जोक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस इनके वीडियोज़ पर वापस आती रहे। तो अब आप पहला पॉइंट अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, सीक्रेट ऑफ हिटिंग विद द नॉस्टैल्जियाज। इस पॉइंट के लिए एक ग्रेट एग्जांपल होगा नन अदर देन डिल्डोरा बाय बेबी की वाइन्स। इसमें कैसे बीबी ने अनुप सोनी और क्राइम पेट्रोल के नॉस्टैल्जिया को अच्छे से इस्तेमाल किया। अगर मैं आपको इस पॉइंट के पीछे की साइकोलॉजी बताऊं तो जैसे आपने पहले पॉइंट में सुना था कि रिलेटेबल जोक्स कैसे नॉट सो इम्पोर्टेंट और इजी टू फॉरगेटेबल होते हैं, बस इस पॉइंट में उस चीज़ का बिल्कुल अपोजिट है कि जब आप अपने पास्ट में किसी जोक, कैरेक्टर, स्टोरी, मूवी या ड्रामा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और तब आप उसी जोक, कैरेक्टर, स्टोरी, मूवी या ड्रामा को फिर से देखते हैं एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, तब आपका दिमाग उसी इमोशनल या कॉमिक एक्सपीरियंस को फिर से रिलीज करता है जब आपने उसी जोक, कैरेक्टर, स्टोरी, मूवी या ड्रामा को सबसे पहली बार देखते वक्त महसूस किया था। तो अब यूट्यूबर्स या फिर कोई भी इस पॉइंट को अपनी स्ट्रेटेजी में कैसे इस्तेमाल करता है, तो बस वो किसी भी जनरेशन के नॉस्टैल्जिया को उठा लेते हैं और पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वो उस नॉस्टैल्जिया को पूरी तरह से क्लासिक रखें, जिसकी वजह से जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें हमेशा क्लासिक टेस्ट के बारे में पता रहे और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनकी भी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएं। तो यूट्यूबर्स इसे रिवॉचेबिलिटी की स्ट्रेटेजी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं? तो सिंपल है कि एज ऑफ साइकिल हमेशा चलती रहती है, जिसकी वजह से हमेशा नॉस्टैल्जिया को एक्सपीरियंस करने के लिए नए बंदे हमेशा आते ही रहते हैं।
तो अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट या फिर दोनों ही पॉइंट अपने वीडियोस में इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ मिस्टेक्स बता देता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। पहले पॉइंट में पहली मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं कि वो अपने जोक्स या सिचुएशन को बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बना देते हैं, जिसकी वजह से वो पंच लाइन कभी आ ही नहीं पाती, जिसकी वजह से वो जोक कभी लैंड होता ही नहीं। और दूसरी मिस्टेक, अगर तुम कोई भी रिलेटेबल जोक या स्टोरी लिख रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि तुम जिस ऑडियंस के सामने वो जोक या स्टोरी परफॉर्म करने वाले हो वो उससे रिलेट करती है या नहीं तो वो जोक या स्टोरी ऑडियंस के सिर के ऊपर से निकल जाएगी या फिर दे विल जस्ट स्माइल। और इन सेकंड स्ट्रेटेजी, अगर तुम किसी भी तरह का नॉस्टैल्जिया को उठा रहे हो तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि अपनी जनरेशन का नॉस्टैल्जिया को उठाना, क्योंकि तुम ही उसके बारे में सबसे ज़्यादा और अच्छी तरह से जानते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी पॉइंट काम का लगा हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी। और हाँ, 2024 में मैं अपना चैनल मिस्टर बीस्ट के इन 3 टिप्स से बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ। और अगर तुम भी जानना चाहते हो उन टिप्स के बारे में तो मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है, मेरे ख्याल से तुम्हें वो वीडियो एक बार जाके देखना चाहिए। जब तक के लिए